हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रार्थ क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी की एग्ज़ाम्स को लेकर तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जनवरी में रीट भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम है L1 और L2। और उसमें हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है दोस्तों, उसका एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों इस टॉपिक से हर बार एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पुटअप होते ही हैं। तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। तो दोस्तों हम एकीकरण पढ़े उससे पहले मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस क्लास से बाहर आपके कोई भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। इतनी आसान भाषा में और इतना अच्छे से पूरे इस टॉपिक को अपन कवर करते हुए चलेंगे कि आपको और भी इसके बाद और कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एकीकरण करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी राजस्थान की। तो हम देखते हैं कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी थी राजस्थान के एकीकरण की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 1947 में अपना देश भारत आज़ाद हुआ था। तो उसके साथ ही रियासतों के स्वतंत्र रहने का खतरा हो गया था उस समय। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया था। तो अगर ऐसा होता तो राजस्थान कई टुकड़ों में बिखर जाता। दोस्तों राजस्थान ही नहीं, भारत में भी बहुत सारी रियासतें थी, लगभग 600 650 के लगभग रियासतें थी। अगर स्वतंत्र होती तो आप देख लीजिए कि एक पूरा अपना संयुक्त पूरा भारत ना देख के आपको इतने अलग अलग देश देखने को मिलते। आपको राजस्थान में जितनी 19 रियासतें थी उनका एकीकरण करके फिर राजस्थान बनाया। तो अगर 19 रियासतों का एकीकरण नहीं होता तो आपको 19 देश इस भाग में देखने को अलग अलग मिलते। तो एक सीमा सुरक्षा का भी खतरा रहता उस समय। और आप सभी को पता ही है कि और भी अन्य खतरे भी बढ़ जाते हैं उससे। तो इसलिए रियासतों का एकीकरण करने की ज़रूरत पड़ी थी। अब विलय की शर्तें क्या क्या थी? जो एकीकरण की ज़रूरत थी उसमें विलय की क्या क्या शर्तें थी? तो दोस्तों राजस्थान में एकीकरण 3 प्रकार के प्रयासों से हुआ था। कितने प्रयास किए गए थे? 3 तरीके के प्रयास किए गए थे। सबसे पहला प्रयास था दोस्तों कि कैबिनेट मिशन घोषणा के आधार पर देशी रियासतों के शासकों द्वारा। तो कैबिनेट मिशन ने घोषणा करी थी कि 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में 1 सदस्य चुना जाएगा। तो 10 लाख की जनसंख्या, उसके 1 करोड़ वार्षिक आय होनी चाहिए और फिर वहाँ से 1 सदस्य चुना जाएगा। ये पहली शर्त थी उनकी। फिर जिन रियासतों के 10 लाख से अगर ज़्यादा जनसंख्या नहीं है तो वो आपस में मिलकर अपनी एक अलग से उस मापदंड को पूरा करें। और अगर नहीं होता है वो मापदंड पूरा तो फिर आपको किसी एक रियासत में मिलना होगा या फिर किसी एक देश में आपको मिलना होगा। पहली शर्त दोस्तों ये थी। फिर इसमें क्या किया गया था? इसमें यह किया गया था कि राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव दिया गया था इसमें। तो दोस्तों जो देशी रियासतों के जो शासक थे उन्होंने भी अपने स्तर पर प्रयास किए गए थे। तो अपने स्तर पर रियासतों के शासकों ने क्या प्रयास किया? तो पहले प्रयास किया कि राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। किसने किया था? तो ये मेवाड़ के महाराणा थे दोस्तों, भूपाल सिंह, इन्होंने किया था पहला प्रयास। फिर प्रयास हुआ था हाड़ौती संघ बनाने का, फिर वागड़ संघ बनाने का। ऐसे 3 प्रयास किए गए थे, लेकिन ये व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण दोस्तों ये प्रयास असफल हो जाते हैं। फिर आता है दोस्तों कि माउंटबेटन घोषणा के आधार पर भारत सरकार के द्वारा प्रयास किए गए। तो माउंटबेटन घोषणा के आधार पर भारत सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए? तो 5 जुलाई 1947 को 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके अध्यक्ष थे। और सचिव किसको बनाया गया था? वीपी मेनन को सचिव बनाया गया था। जिसकी शर्त क्या थी? कि 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, 1 करोड़ उसकी वार्षिक आय होनी चाहिए। तो राजपूताना में ऐसी कितनी रियासतें थी जो इस शर्त को पूरा करती थी? दोस्तों अगर ये जो शर्त थी ये अगर पूरा करती है वो रियासतें, तो वो स्वतंत्र रह सकती थी। यानी कि या तो वो अलग से अपना देश बना ले या फिर जो देश बन रहा था उसमें ही अपना विलय कर ले। तो ऐसी कितनी रियासतें थी दोस्तों? तो 4 रियासतें थी। कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ये 4 रियासतें थी जो दोस्तों इस शर्त को पूरा करती थी। इनकी वार्षिक आय भी 1 करोड़ थी और जनसंख्या भी 10 लाख थी। फिर आता है दोस्तों सुरक्षा और एकता। तो जोधपुर के शासक हनुमान सिंह थे। जैसे कुछ शासकों का पाकिस्तान की ओर रुझान, सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित रखना
वो राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए एकीकरण अनिवार्य था। दोस्तों अगर उस समय जोधपुर अगर पाकिस्तान में मिल जाता तो अभी अपने देखिए कि अपने राजस्थान के बीच में एक अलग देश होता जोधपुर का, और वो पाकिस्तान के नाम से जाना जाता दोस्तों। तो पाकिस्तान का एक क्षेत्र यहाँ पर भी होता तो सीमा सुरक्षा को लेकर भी खतरा था, तो इसलिए सुरक्षा और एकता के लिए भी एकीकरण करने की आवश्यकता पड़ी थी। फिर दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था, तो स्वतंत्रता के समय 1947 में कितनी रियासतें थी राजस्थान में, तो टोटल 19 रियासतें थी। तीन ठिकाने थे। कौन कौन से ठिकाने थे, तो लावा, निमराना और कुशलगढ़, 3 ठिकाने थे दोस्तों। लावा कहाँ पर आता है, तो दोस्तों लावा आता है टोंक में पड़ता है लावा, निमराना आपके अलवर में आता है, ये 3 ठिकाने थे ना। फिर कुशलगढ़ आता है दोस्तों बांसवाड़ा में, और एक था दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा था ये, अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। और 3 थे ठिकाने, लावा, निमराना, कुशलगढ़, और 19 रियासतें थी। तो पहला क्वेश्चन आपके यहीं से बन गया कि टोटल कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में थे। तो को मिलाकर एक विशाल और मजबूत प्रशासनिक इकाई राजस्थान का निर्माण करना था। तो इसको बनाने में कुल कितना समय लगा, तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। 19 रियासतों को, 3 ठिकानों को और एक केंद्र शासित प्रदेश को, इन सबको मिलाकर राजस्थान बनाने में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। शुरुआत कब की इसको बनाने की, तो 18 मार्च 1948 को शुरुआत, और समापन कब हुआ। शुरुआत तो दोस्तों हुई थी 18 मार्च 1948 को शुरुआत हुई थी इन सबको एकीकरण करने की, और फिर समापन कब किया, इन सभी को पूरा कब कर लिया गया बनाकर, पूरा राजस्थान कब बनाया, तो 1 नवंबर 1956 को बना लिया गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान को बनाने में कुल कितना समय लगा। ये आरपीएससी ने दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का। और फिर आपको ये तो याद रखना ही है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तीनों ठिकानों के नाम याद रखने हैं और रियासतों के नाम याद रखने हैं आपको। ये भी आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि टोटल कितनी रियासतें थी एकीकरण के समय। दोस्तों ये मुख्य उद्देश्य था। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में किया गया। दोस्तों कितने चरणों में किया गया, तो एकीकरण 7 चरणों में किया गया। प्रथम चरण कौन सा है, तो प्रथम चरण है मत्स्य संघ। शुरुआत कब की इसकी, तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। और इसमें कौन कौन सी रियासतें और ठिकाने थे देखते हैं हम। तो कौन कौन सी रियासतें थी दोस्तों जिनका विलय मत्स्य संघ में किया गया, तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, 3 तो ये 4 तो दोस्तों रियासतें थी, और एक ठिकाना था निमराना ठिकाना। ये कहाँ पर आता है, अलवर में आता है दोस्तों ये निमराना ठिकाना। इनका क्या किया गया दोस्तों, मत्स्य संघ में विलय किया गया सबसे पहले। तो आपको ट्रिक से याद रख लेना है, ABCD तक तो याद रख लेना है, निमराना का आपको N याद रख लेना है। तो विलय किसका किया गया, तो ABCD का विलय किया गया। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर, और N से आपको निमराना याद रख लेना है। एक ठिकाना था और 4 रियासतें थी। फिर दोस्तों क्या किया, उद्घाटन किसने किया था इसका, तो केंद्रीय मंत्री थे उस समय NV गौडगिल थे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो दोस्तों उद्घाटन किसने किया, केंद्रीय मंत्री थे NV गौडगिल। ये नथुरी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है नरहरि विष्णु गौडगिल है पूरा नाम इनका। पूरा नाम भी आपको पूछ सकते हैं कि उद्घाटन किसने किया था और कहाँ पर किया गया था दोस्तों ये उद्घाटन, तो भरतपुर दुर्ग में उद्घाटन ये किया गया था दोस्तों। फिर आता है इसका नामकरण किसने किया, इसको मत्स्य संघ नाम किसने दिया, तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के मुंशी के द्वारा इन्होंने सुझाव दिया था। उनके सुझाव के नाम पर ही मत्स्य संघ नाम रखा गया था। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि नामकरण किसने किया था, मत्स्य संघ नाम किसने रखा, तो KM मुंशी ने रखा। और ये जो क्वेश्चन है ये अधीनस्थ बोर्ड में पूछा हुआ भी है ये। फिर आती है दोस्तों राजधानी कहाँ पर रखी गई, तो अलवर राजधानी बनाई गई। फिर राज प्रमुख किसको बनाया गया, तो उदयभान सिंह को बनाया गया। उदयभान सिंह कहाँ के थे, तो धौलपुर के थे। दोस्तों ये जो चारों रियासतें हैं यहाँ पे चारों में देखो किसी न किसी एक को कुछ न कुछ यहाँ से दर्जा दिया गया है, यानी कि किसी को तो राजधानी बनाया है, किसी के शासक को राज प्रमुख बनाया है, किसी को उपराज प्रमुख बनाया, यानी कि किसी भी रियासत के शासक को नाराज नहीं किया गया था, सभी को कुछ न कुछ दिया गया था। फिर आता है दोस्तों उपराज प्रमुख, कौन थे, गणेशपाल थे जो करौली के शासक थे। तो राजधानी तो हो गई अलवर, फिर राज प्रमुख उदयभान सिंह बना दिए धौलपुर के, फिर उपराज प्रमुख गणेशपाल को बना दिया करौली के।
तो ये दोस्तों उदयभान सिंह वाला जो क्वेश्चन है, राज प्रमुख धौलपुर के शासक, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आपके ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और गणेश पाल वाला भी अधीनस्थ बोर्ड में और आरपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि कौन से एग्जाम में पूछा है, बट ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। और फिर आता है दोस्तों प्रधानमंत्री किसको बनाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। तो किसको बनाया गया, शोभाराम कुमावत को बनाया गया। ये कहाँ के नेता थे, तो ये अलवर प्रजामंडल के नेता थे। तो दोस्तों देख लीजिए, अलवर को राजधानी बना दी, धौलपुर के राजा को राज प्रमुख और करौली के राजा को उपराज प्रमुख और अलवर प्रजामंडल के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया गया। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पर आता है कि मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए मत्स्य संघ की वार्षिक आय। मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। तो 1,84,00,000 इसकी वार्षिक आय थी। आय से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नोट लगा के आपको ये बात भी याद रखनी है कि धौलपुर और भरतपुर के जाट शासक भाषा और संस्कृति के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल के प्रयासों से इन्हें राजस्थान में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी रियासत के शासक उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे, तो धौलपुर और भरतपुर के शासक। और किस आधार पर मिलना चाहते थे, तो भाषा और संस्कृति के आधार पर। क्योंकि दोस्तों ये जो धौलपुर और भरतपुर का एरिया है ये पूरा यूपी से टच होता है, तो कल्चरल और लैंग्वेज सब तरीके से वहाँ का जो दोस्तों सारा जो वातावरण होता है मिलता जुलता होता है, वहाँ की संस्कृति सारी मिलती जुलती होती है। तो इन लोगों ने बोला कि भाषा और संस्कृति के आधार पर हम यूपी में मिलना चाहते हैं, लेकिन जो सरदार पटेल थे उन्होंने फिर इसको राजस्थान में ही शामिल रखा था। तो दोस्तों ये था राजस्थान की एकीकरण का प्रथम चरण, इसका नाम क्या था, मत्स्य संघ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रख लेनी है, भरतपुर दुर्ग के लोहागढ़ दुर्ग में ये रखा गया था। ठीक है, इसका उद्घाटन। फिर दोस्तों नेक्स्ट चरण आता है आपके द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का नाम क्या था, राजस्थान संघ। तो दोस्तों द्वितीय चरण आता है हमारा, सेकंड चरण आता है राजस्थान संघ, या फिर इसे पूर्वी राजस्थान भी कहते हैं, पूर्वी राजस्थान। कब किया गया इसका गठन, तो 25 मार्च 1948 को किया गया था। इसमें कौन कौन सी रियासतें और ठिकाने शामिल हुए थे दोस्तों, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ शामिल हुआ। फिर टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और लावा ठिकाना शामिल हुआ था इसमें। तो इससे आपको याद रख लेना है कि इसमें कौन कौन शामिल हुए थे, हाड़ौती हुआ था शामिल, फिर हुआ था इसमें वागड़, ये 2 क्षेत्र की रियासतें शामिल हुई थी, और कुशलगढ़ और शामिल हुआ था लावा। तो आपको याद रख लेना है कि हाड़ौती, वागड़ और फिर टोंक, किशनगढ़, ये ऐसे आपको याद रख लेना है। तो ठिकाने आपको याद रखने हैं कुशलगढ़ और लावा। कुशलगढ़ आपका बांसवाड़ा में आता है, देख लिया है पहले। फिर आता है दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन इसका भी दोस्तों एन वी गॉडगिल ने ही किया है। और कहाँ पर किया दोस्तों, तो कोटा में इसका उद्घाटन किया गया। फर्स्ट वाला का भरतपुर में किया था और द्वितीय का कोटा में किया था। और पहले वाला का भी उद्घाटन एन वी गॉडगिल ने किया और द्वितीय का उद्घाटन भी, द्वितीय चरण का भी एन वी गॉडगिल ने किया था। राजधानी किसको बनाया दोस्तों, तो कोटा को बनाया। फर्स्ट की राजधानी अलवर बन रही है, द्वितीय चरण में राजधानी कौन बन रही है, कोटा बन रही है। फिर इसमें राज प्रमुख कौन बनते हैं, तो दोस्तों राज प्रमुख किसे बनाया है, तो कोटा के तो दोस्तों भीम सिंह, इनको राज प्रमुख बनाया गया। और उपराज प्रमुख किसे बनाया गया, वरिष्ठ उपराज प्रमुख तो बहादुर सिंह जी थे, बूंदी के महाराव थे, इनको उपराज प्रमुख बनाया गया। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय चरण जो था पूर्वी राजस्थान संघ था, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो भीम सिंह को बनाया गया। और उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी को बनाया गया। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये कहाँ के थे गोकुललाल असावा, शाहपुरा के, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और यहाँ पर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात और आती है कि बूंदी के जो शासक थे दोस्तों ये बहादुर सिंह, इन्होंने मेवाड़ के महाराणा थे भोपाल सिंह से निवेदन किया था कि मेवाड़ के विलय आप कर दीजिए पूर्वी राजस्थान में। लेकिन जो मेवाड़ के महाराणा थे भोपाल सिंह, इन्होंने ये बात अस्वीकार कर ली थी कि नहीं, मुझे अभी नहीं मिलना है। फिर ये कब मिलते हैं, हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इसको।
तो एक नोट और आपके लिए आता है कि बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था। क्या कहा था ये, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लगा लीजिए। आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से क्या कहा है, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने ये कहा है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। जब इन्होंने विलय किया था और विलय पत्र पर जब इन्होंने हस्ताक्षर किए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट ये इंपॉर्टेंट बनता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो ये बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने दिया है। फिर आता है दोस्तों कि शाहपुरा राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट बनता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये था द्वितीय चरण राजस्थान संघ। इसमें दोस्तों एक शब्द आया है उत्तरदायी शासन। क्या आपको इस शब्द का मतलब पता है उत्तरदायी शासन? तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, उत्तरदायी शासन का मतलब कि अगर इसको अपन सरल लैंग्वेज में समझे तो ये वह शासन होता है जो जनता द्वारा चुना जाता है और जिसे जनता के सामने अपना हिसाब देना होता है। यानी कि सरकार जो अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होती है, उसे हम उत्तरदायी शासन कहते हैं। और जितने भी नीतियाँ निर्माण वो जो होते हैं वो सारे जनता के हित में होते हैं और जनता के हित को देखकर फैसले लिए जाते हैं, उससे उत्तरदायी शासन कहते हैं। तो फिर नेक्स्ट आता है अपना दोस्तों तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान। तो तृतीय चरण है दोस्तों संयुक्त राजस्थान। इसका गठन कब किया गया, तो 18 अप्रैल 1948 को गठन किया गया। तो विलय कब किया गया, इसका विलय राजस्थान संघ यानी कि पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर मेवाड़ रियासत का विलय करके फिर इसका नाम रखा गया दोस्तों संयुक्त राजस्थान। उद्घाटन किसने किया इसका, तो भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों ये कितनी इम्पोर्टेंट रियासत है जिसका उद्घाटन करने के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री है उनको आना पड़ रहा है यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए। तो मेवाड़ रियासत अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रियासत बनती है। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि संयुक्त राजस्थान तृतीय चरण का उद्घाटन किसने किया था, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। फिर राजधानी किसको बनाया गया था, तो उदयपुर को बनाया गया। दोस्तों जो मेवाड़ का जो विलय हुआ था वो 3 शर्तों के आधार पर हुआ था, वरना उदयपुर जो यानी कि मेवाड़ है उसका विलय नहीं होता। 3 शर्तें कौन कौन सी थी, तो पहली तो शर्त थी दोस्तों कि जो महाराणा थे भोपाल सिंह, उन्होंने बोला था कि मुझे आजीवन राज प्रमुख बनाया जाए, राज प्रमुख या महाराज प्रमुख बनाया जाए। द्वितीय थी उनकी कि राजधानी उदयपुर रखी जाए। और तीसरी शर्त थी दोस्तों कि प्रीवी पर्स के रूप में 20 लाख रुपए दिए जाए, जिसमें से तीनों शर्तें मान ली गई थी। और फिर एकीकरण का काम शुरू किया गया था, विलय का काम शुरू किया गया था मेवाड़ का, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया। राजधानी फिर शर्त मान ली थी और राजधानी उदयपुर बनाई गई थी। फिर इसमें राज प्रमुख या महाराज प्रमुख मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया था, ये आजीवन के लिए बनाया गया था, आजीवन महाराज प्रमुख बनाया गया। फिर यहाँ पर उपराज प्रमुख किसे बनाया गया, अगर इनको महाराज प्रमुख बनाया गया है तो जो पहले जो रियासतें शामिल हुई थी उनके शासक नाराज हो जाएंगे कि आपने एक को ही बना दिया, फिर हम कहाँ जाए। तो फिर और भी पदों का निर्माण किया गया इसमें। तो उपराज प्रमुख पद का निर्माण किया गया। तो किसे बनाया गया, तो भीम सिंह को बनाया गया थे। कहाँ के थे, तो कोटा के महाराव थे, क्योंकि कोटा भी जो दोस्तों रियासत थी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी अपना। तो जो भीमराव थे कोटा के, उनको उपराज प्रमुख बनाया गया था, को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। फिर एक पद और बनाया गया दोस्तों कनिष्ठ, ये तो थे दोस्तों वरिष्ठ, फिर बनाया गया कनिष्ठ उपराज प्रमुख। ये किसे किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया, एक तो थे बहादुर सिंह, कहाँ के थे दोस्तों ये, तो बूंदी के थे। ये बूंदी के बहादुर सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। और एक बनाया गया दोस्तों लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह कहाँ के थे, डूंगरपुर के थे। तो राज प्रमुख
मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को बनाया, उपराष्ट्र प्रमुख भीम सिंह को बनाया कोटा के, और कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया, बहादुर सिंह बूंदी के और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को, इनको कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया। फिर प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो माणिकलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये सारा जो मैटर है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आपको कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इसमें से छोड़ देनी है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी ही है। फिर आता है दोस्तों नोट लगाकर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके लिए, तो मेवाड़ रियासत क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी थी, इसलिए इसके शामिल होते ही इसका नाम संयुक्त राजस्थान पड़ा और मेवाड़ महाराणा को विशेष पद महाराज प्रमुख दिया गया। ये आपको याद रखना है। फिर दोस्तों आता है अपना चतुर्थ चरण, जिसका नाम था दोस्तों वृहत राजस्थान। स्थापना कब की इसकी, तो 30 मार्च 1949 को इसका गठन किया गया। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान। इसको वृहत क्यों कहा गया दोस्तों, क्योंकि इसमें विलय किसका किया गया था, जो संयुक्त राजस्थान यानी कि अब तक जो सारी रियासतें पढ़ी हमने, जो सभी चरण पढ़े हैं उनका विलय, प्लस 4 बड़ी रियासतें थी दोस्तों। कौन कौन सी थी, तो 3JB। 3JB का मतलब क्या है, तो जयपुर, एक आती है जोधपुर, फिर आती है दोस्तों एक जैसलमेर। ये तो दोस्तों हो गए 3J, और एक B से B का मतलब है बीकानेर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो चारों रियासतें हैं ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, बहुत बड़ी बड़ी रियासतें हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। तो इन 4 बड़ी रियासतें और संयुक्त राजस्थान को मिलाकर फिर वृहत राजस्थान नाम दिया गया चतुर्थ चरण का, जिसका गठन कब किया गया, तो 3 मार्च 1949 को गठन किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। कहाँ पर किया गया दोस्तों, तो जयपुर में इसका उद्घाटन किया था। इसका महत्व क्या है, तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा विलय था। क्षेत्रफल भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा ही विलय था दोस्तों। तो इस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कौन से दिन को, तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। तो ये आपको याद रखना है। फिर राजधानी किसको बनाई दोस्तों, तो जयपुर को बनाई थी राजधानी। फिर किसकी सिफारिश पर बनाई, तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाई थी। इसमें महाराष्ट्र प्रमुख तो थे दोस्तों भूपाल सिंह, और राज प्रमुख थे मानसिंह द्वितीय, जो जयपुर के शासक थे, को आजीवन राज प्रमुख बनाया गया। क्योंकि दोस्तों जो अपन तीसरा चरण देखा है उसमें मेवाड़ जो रियासत थी उसकी शर्त ही थी कि जो महाराणा है यहाँ के उनको आजीवन महाराज प्रमुख बनाया जाए। ये महाराज प्रमुख है दोस्तों, और ये है राज प्रमुख। तो महाराज प्रमुख तो भूपाल सिंह है, और राज प्रमुख कौन है दोस्तों, मानसिंह द्वितीय हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपको पूछ ले कि अंतिम महाराज प्रमुख तो भोपाल सिंह और अंतिम राज प्रमुख तो मानसिंह द्वितीय नाम आपके आएगा। प्रधानमंत्री किसको बनाया, हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। एक नोट आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसमें से, तो जोधपुर के दोस्तों शासक थे हनुमंत सिंह। पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन वीपी मेनन और सरदार पटेल के प्रयासों से राजस्थान में शामिल किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से दोस्तों कि कौन सी रियासत थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। और जोधपुर के साथ एक जैसलमेर का नाम भी आता है दोस्तों यहाँ पर, जैसलमेर। शासक कौन थे दोस्तों जैसलमेर के, तो गिरधर सिंह थे। ये दोनों दोस्तों कहाँ पर मिलना चाह रहे थे, पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे। और क्यों मिलना चाह रहे थे कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने पाकिस्तान नया देश बनाया था पाकिस्तान, जिसकी मांग की थी इन्होंने, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रलोभन दिया गया था इनको, तो ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। लेकिन जो वीपी मेनन थे सचिव थे और सरदार पटेल अध्यक्ष थे, इन्होंने फिर राजस्थान में इन रियासतों को शामिल किया था। तो ये थी दोस्तों चतुर्थ चरण था ये वृहत राजस्थान। तो दोस्तों चतुर्थ चरण है, इसमें एक चीज़ आपके लिए और इम्पोर्टेंट बनती है कि इस चरण में विभागों के बंटवारे के लिए सरदार पटेल ने एक कमेटी का गठन किया था दोस्तों। और इस कमेटी में कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। BR पटेल,
एच.सी. पुरी, H.P. सिन्हा और ये 3 सदस्य थे इसमें। और इस कमेटी की सिफारिश पर राजधानी जयपुर बनाई थी। तो इस कमेटी ने सिफारिश की थी, इस सिफारिश के आधार पर राजधानी जयपुर को बनाया गया था। फिर दोस्तों इसमें जो विभाग का जो बंटवारा किया था, विभागों का बंटवारा दोस्तों इसमें उच्च न्यायालय तो दिया गया था जोधपुर को, शिक्षा विभाग बीकानेर को, भू व खान विभाग उदयपुर को दिया गया, वन और सहकारिता विभाग कोटा को दिया गया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो विभागों को बंटवारा किया था वो कौन से चरण में किया था, तो वो चतुर्थ चरण में किया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों 5वां चरण आपके संयुक्त वृहत राजस्थान, जिसका नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान। कब किया गया था, तो 15 मई 1949 को किया गया। विलय कब किया, किस किस का विलय हुआ पंचम में, तो वृहत राजस्थान का और मत्स्य संघ का विलय हुआ था 5वें चरण में, क्योंकि जितनी भी सारी रियासतें हैं उनका तो एकीकरण एक साथ में हो गया है। अब विलय की बात आती है तो जो वृहत राजस्थान अब तक बना है वो, और मत्स्य संघ जो बना था उस इन दोनों को मिलाकर अब जो नाम नया निकल कर आया है राजस्थान का, वो नाम आया दोस्तों संयुक्त वृहत राजस्थान नाम बना था 5वें चरण में। किसकी सिफारिश पर, तो डॉक्टर शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर ये बनाया था। और मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में शामिल किया गया था। तो मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में शामिल किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो इसमें राजधानी कहाँ थी, जयपुर थी राजधानी। राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय थे। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, हीरालाल शास्त्री थे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। फिर आता है दोस्तों एक नोट आता है कि हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, तो हीरालाल शास्त्री का नाम आता है। फिर नेक्स्ट चरण आता है दोस्तों, छठा चरण आता है, इसका नाम था दोस्तों राजस्थान संघ। कब किया गया, कब इसका नाम रखा गया दोस्तों, तो 26 जनवरी 1949। विलय संयुक्त वृहत राजस्थान प्लस सिरोही में भी आबू और देलवाड़ा को छोड़कर विलय किया गया, जिसका नाम क्या रखा था दोस्तों, राजस्थान संघ रखा गया। आबू और देलवाड़ा का विलय क्यों नहीं किया गया दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके कहने पर बम्बई प्रांत में मिलाया गया था आबू और देलवाड़ा को। फिर जो गोकुल भाई भट्ट थे उनका जन्म स्थान था दोस्तों हाथल गांव था उनका जन्म स्थान। फिर हीरालाल शास्त्री ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा था कि हम बिना गोकुल भाई भट्ट के हम राजस्थान की कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चरण में ये राजस्थान संघ में मिला दिए जाएंगे ये दोनों आबू और दिलवाड़ा को, इसलिए इसमें इसका विलय नहीं किया गया था आबू और दिलवाड़ा का। फिर इसका महत्व, इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ और इस भूभाग को विधिवत रूप से बी श्रेणी के राज्य राजस्थान संघ के रूप में मान्यता मिली थी छठे चरण में, इसलिए इसका नाम राजस्थान संघ रखा गया था। राजधानी दोस्तों जयपुर थी। मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। आबू और देलवाड़ा को बम्बई प्रांत में रखा गया था छठे चरण में, जिसके विरोध में राजस्थान में तीव्र आंदोलन शुरू हो गए थे। नेक्स्ट चरण आता है दोस्तों सातवां चरण, जो कि वर्तमान स्वरूप है अभी राजस्थान का। कब ये अस्तित्व में आया, तो 1 नवंबर 1956 को आया ये विलय। छठे चरण का विलय इसमें हो गया था। अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका विलय भी इस चरण में किया गया राजस्थान में। फिर सिरोही का जो छूटा हुआ भाग था आबू और देलवाड़ा जो बम्बई प्रांत में मिला दिया गया था पहले, अब इसको किस में वापस राजस्थान में मिला दिया गया था, वापस सिरोही में मिला दिया गया था इसको। फिर जो एमपी था मध्य प्रदेश, इसके मंदसौर जिले का एक गाँव है दोस्तों सुनेल टप्पा, क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया। और राजस्थान का एक जिला है दोस्तों झालावाड़, यहाँ का एक क्षेत्र है सिरांज क्षेत्र, इसको एमपी में मिलाया गया था। क्योंकि जो सीमाएं थी दोस्तों इसको सही करने के लिए क्षेत्रों की अदला बदली की थी। तो सुनेल टप्पा है इसको तो राजस्थान में मिलाया, और सिरोंज है झालावाड़ का, इसको मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। तो महत्व दोस्तों इसका ये है कि यह राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है। अभी जो ये 7 चरण तक जितने भी विलय हुए हैं ये मिलकर अभी जो वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिलता है राजस्थान का, वो हमारे सामने आता है 7वें चरण में। फिर राज प्रमुख पद की समाप्ति कर दी गई थी 1956 तक आते आते। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो गया था इस समय। और कब हुआ था ये दोस्तों, तो
1953 में गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों फजल अली, अध्यक्ष थे ये फजल अली। और इसके 2 सदस्य भी थे दोस्तों, KM पन्नीकर और हृदयनाथ कंजरू। इसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है कि सिफारिश पर राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो तैयारी करते हैं बच्चे उन सभी को ये पता ही है कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया था, तो गुरुमुख निहाल सिंह को राज्यपाल बनाया गया था, प्रथम राज्यपाल। फिर प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, ये दोस्तों मोहनलाल सुखड़िया नहीं है यहाँ पर नाम, यहाँ पर आएगा टीकाराम पालीवाल। ये कौन थे दोस्तों, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। तो दोस्तों ये थे अपने 7 चरण। इन 7 चरण में राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है, जो ये 7 चरण जब पूरे हुए थे, फिर अभी वर्तमान स्वरूप में ही राजस्थान है, इनका विलय हुआ था। फिर आती है दोस्तों मुख्य जो तो दोस्तों अभी जो हमने 7 चरण पढ़े हैं दोस्तों, उसमें मुख्य बिंदु कौन कौन से थे, उनमें से इम्पोर्टेंट तो मैंने वैसे आपको लगवा दिया है, लेकिन और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मेन चीज़ें आपको याद रखने लायक है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम चलिए एक बार इनको मुख्य बिंदु वापस देखते हैं। तो दोस्तों ये सारा सारांश है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। अगर उनमें से भी अगर आपको याद नहीं रहता है या फिर इतना डिटेल्ड आपको नहीं पढ़ा है, तो आप लास्ट का भी ये भी अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि उद्घाटनकर्ता कौन कौन थे। तो प्रथम और द्वितीय चरण में कौन थे, तो NV गौडगिल थे, जो केंद्रीय मंत्री थे। प्रथम और द्वितीय चरण का उद्घाटन किया था NV गौडगिल ने। तृतीय चरण का उद्घाटन किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो भारत के प्रधानमंत्री थे। फिर आता है दोस्तों चतुर्थ चरण, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। तो दोस्तों ये 3 जने आते हैं, 3 जनों ने 4 चरणों का उद्घाटन किया है। NV गौडगिल आपको पहले दूसरे चरण का याद रख लेना है, फिर तृतीय में जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा और चौथे चरण में कौन आएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये दोस्तों उस समय गृह मंत्री थे, ये गृह मंत्री। फिर आती है दोस्तों महत्वपूर्ण समितियां आती हैं। तो उद्घाटन करता याद हो गए आपको। फिर आती है महत्वपूर्ण समितियां। तो महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी है, तो राजधानी के लिए समिति कौन सी बनी थी, तो P सत्यनारायण राव समिति बनी थी कि सिफारिश पर ही जयपुर को राजधानी बनाया गया था। और कौन से चरण में बनाया दोस्तों, तो चतुर्थ चरण में राजधानी बनाया गया था। फिर आता है दोस्तों मत्स्य संघ के विलय के लिए। तो डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को 5वें चरण में मिलाया गया था। तो दोस्तों मत्स्य संघ के विलय के लिए कौन सी समिति बनी, तो शंकर राव देव समिति बनी थी। और इसको कौन से चरण में वापस मिलाया गया था, तो 5वें चरण में मिलाया गया था इसको। फिर आती है दोस्तों पद समाप्ति के लिए समिति कौन सी बनी थी, तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनी थी, फजल अली आयोग भी कहते हैं इसको। सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया था, इस तारीख को। तो दोस्तों पद समाप्ति के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। और यहीं पर आपको वर्तमान स्वरूप जो है राजस्थान का, वो 1 नवंबर 1956 से आपको विधिवत रूप से देखने को मिलता है। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण समितियां। फिर उद्घाटनकर्ता। और नेक्स्ट है दोस्तों दिवस और प्रमुख पद। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 30 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वृहद राजस्थान का गठन हुआ था, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। फिर आता है दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस। एक तो है दोस्तों राजस्थान दिवस, फिर आता है राजस्थान स्थापना दिवस, दोनों अलग अलग दिन है, ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को, क्योंकि वृहद राजस्थान का गठन हुआ था इस दिन। तो 4 बड़ी रियासतें थी, उनका विलय राजस्थान में हुआ था। फिर इस राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि जो वर्तमान स्वरूप है दोस्तों अपन को जो अभी देखने को मिलता है राजस्थान का, वो 1 नवंबर से है। तो राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर से और राजस्थान दिवस 30 मार्च को। फिर आता है प्रथम राजप्रमुख आजीवन। राजप्रमुख तो दोस्तों मानसिंह द्वितीय थे जयपुर के, और प्रथम महाराज प्रमुख जो थे वो कौन थे, भूपाल सिंह थे मेवाड़ के। तो महाराज प्रमुख और राज प्रमुख दोनों आपको याद रखने हैं।
फिर प्रथम राज्यपाल किसको बनाया गया था, तो गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। कब बनाया, 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। 7वें संशोधन के तहत ही दोस्तों राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था। फिर प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री थे, उनको चतुर्थ चरण में बनाया गया था। फिर मनोनीत के बाद आता है दोस्तों निर्वाचित कौन थे प्रथम मुख्यमंत्री, तो टीकाराम पालीवाल थे, 1952 में बने थे ये। तो ये थे दोस्तों प्रमुख दिवस और प्रमुख पद। ये दोस्तों प्रमुख संपूर्ण सार है, जो भी हमने अभी क्लास में पढ़ा है उसका संपूर्ण सार है। अगर आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से याद है, इसको भी आप अगर अच्छे से समझ के याद कर लेते हैं तो आप अच्छे से अपने एग्जाम में क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों रियासतों से संबंधित विशिष्ट तथ्य कौन कौन से हैं, कि किस किस राजा ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं या फिर क्या उनसे इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है। तो सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए थे, ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसको। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए, तो दोस्तों बीकानेर के महाराजा थे शार्दुल सिंह। तो दोस्तों बीकानेर महाराजा थे शार्दुल सिंह, इन्होंने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो कब किए, 7 अगस्त 1947 को इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो सबसे पहले का भी आपसे पूछ सकता है और सबसे अंत में भी पूछ सकता है कि सबसे पहले किसने किए और सबसे अंत में किसने किए। तो सबसे अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए थे, तो धौलपुर के महाराजा थे उदयभान सिंह। 14 अगस्त 1947 को इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। फिर आता है दोस्तों सबसे पहले का सबसे अंत का हो गया। फिर एक स्टेटमेंट आता है मासवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह। इन्होंने कहा था कि इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये किसने कहा था, ये स्टेटमेंट देखिए भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह थे, इन्होंने दिया था। फिर एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी दोस्तों, तो टोंक थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो टोंक थी। फिर आता है एकीकरण में सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ पर हुआ था, तो सिरोही में हुआ था दोस्तों। क्यों हुआ था, कि आबू देलवाड़ा को बम्बई में मिलाने के कारण विरोध हुआ था सबसे ज़्यादा। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आपको दोस्तों क्लास कैसी लगी है, अगर आपको क्लास दोस्तों अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम आपके लिए और भी ऐसी नई नई वीडियोज़ लेकर आते रहें। तो इसी के साथ मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही अच्छे और टॉपिक के साथ मिलेंगे हम। तो इसी के साथ थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।